उपन्यास और कहानी में आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 20। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊंगा, चंदर बोला। मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट से आंसू पोंछ लिए। दूसरे दिन चंदर सुबह नहीं गया। उसके थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा सुधार रहा था। लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहां जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी, सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि यह तकलीफ का रास्ता ही ठीक रास्ता है। वह अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था, और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह तो पहले वह नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वह अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिनती दोनों नहीं हैं। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ चंदर, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई एतराज नहीं, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था, सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वह मेरी इच्छा का उल्लंघन कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इससे क्या फायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो रख नहीं सकता। लेकिन लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ। उनका गला भर आया। बताओ मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन माने ही नहीं। बताओ इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ? चंदर उठ कर गया। मोटर गैरेज में काफी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिनती बेहोश हो रही थी और तकिया चटाई पर से हटकर जमीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था, एक हाथ जमीन पर। आंचल आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर कहा, चंदर आओ। छिड़ मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था। रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती। अरे, कैसे घोड़ा बेचकर सो रही हो? उठ। चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभालकर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा इससे कमरे में जाकर पंखे में सो, लेकिन नहीं, जहां दीदी रहेगी वहीं यह भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो वह कैसे कमरे में रहे? वहीं मरेगी जहां मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या जरूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहां पर क्या लुट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाया, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लग रही थी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। सो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताजुब है। गेसु के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी, चंदर बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद कर कर बहुत उदास हंसी हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं कविताएं। मन के दर्द के सामने सभी फीकी हैं। और फिर वह उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की पर टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा।
सुधा ने बिना सिर उठाए झुके ही झुके एक हाथ से तार लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है तो अब 6 दिन ही रह गए हैं। चंदर कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाए तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बहुत विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छाया। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ कह नहीं रहे थे चंदर, उदास न हो। बड़ी ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कालोच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ न देवता, तुम्हारी उज्ज्वल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी, अपने आंचल में पोंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछ कर बोली, चलो अंदर चले। उठ बिनती, बिलया कहीं की। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी की बगल में सुधा बैठ गई और अंगुलियां तोड़ते हुए बोली, चंदर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या, इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए, फिर फायदा क्या हुआ? न ऐसे दुखी किया वैसे दुखी कर दिया। बात तो वही रही ना। तारीफ तो तब थी जब तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर सिकन तक न आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाइयां समेटकर बाहर से वही बचपना कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर। अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृतशैया पर भी होऊंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। और किसका ध्यान है चंदर? तुम्हारा ध्यान न होता तो देखते मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी न सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए, चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाएं बिनती को जगा लाएं, वह कमबख्त अभी भी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने आकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएंगे, चलो किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। पीछे बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दोनों दंग रह गए। नहीं मरेगी तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। न भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़े ही कह रही हूँ। पीछे किस सीट पर बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओ, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्घी में साइस बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है, बिल्ली कहीं की। चल आ मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज न हो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर आगे बैठ गया, बीच में बिनती, इधर चंदर उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसरिया चला जा रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे? चंदर ने चिल्लाकर कहा।
सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी की कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती कि क्या करूं। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ रही थी। पम्मी कुर्सी पर बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया और कूच पर बैठ गई। दूरी पर सुधा, चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी। शायद उस दिन की घटना की याद में। सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया। बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर उसने फौरन कहा चंदर से, चंदर, तुम पम्मी के पास बैठो। दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और खास तौर से जब वह कभी कभी मिलती हो। बिनती ने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की जरूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रही। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पान-नुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफे देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिनती ने झेप कर मुंह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती थी तो गुटर गू करके घर गुजार देती थी। और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज्यादातर आंख की निगाह कपोलों की आशनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक है? हाँ हाँ, बिनती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसे क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं कहाँ मेरे मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है और सुधा सचमुच ही त्याग में ज्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिनती से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा? क्या? अगर हमसे कभी कोई अनाधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ तक सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती हो तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो। आज आप बहुत पीली नजर आती हैं, पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत ही नहीं लगी और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती, उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बातें सुनकर शरीर में कांटे उठाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी, इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था।
इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयरपिन निकालकर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे पर वह टिक कर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्काई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण सिसकती हुई लय में डूब गया। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा? आश्चर्यजनक। हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेडी नार्टन के यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, चले अब चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी, अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।